ज्ञान सोना दे विधि बता ओ मेरा कल ज्ञान सोना। आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेस 58 परिवार में स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो कक्षा 8 का नया कोर्स जारी किया, यानी ऐसा कह सकते हैं जो एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 8 की जो लागू की गई है उसके अंदर जो इतिहास की बुक्स है उस बुक्स को हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ये आपके सामने है बुक्स, इसको आप देख सकते हो। ये जो नई इस बार जारी की गई है हमारे अतीत, इससे पहले इसका नाम हमारा अतीत था, लेकिन अब इसको नाम बदल करके हमारे अतीत कर लिया। इसका ये भाग संख्या 1 है। अब देखो कक्षा 6 की जो हमारे अतीत फर्स्ट है, कक्षा 7 की हमारे अतीत सेकंड है और कक्षा 8 की होगी वो हमारे अतीत थर्ड है। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं आपके। इसकी कुल 3 बुक्स हैं। इसके अलावा चौथी बुक्स राजस्थान अध्ययन की भी हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। तो ये आप देख सकते हो इसको। ये रहा हमारा सामाजिक विज्ञान है, हमारे अतीत तृतीय कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। इसका फोटो है। तो यही वाली जो बुक्स है ये आपकी इस साल भी रहेगी, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे हम कैसे NCERT उसने ये जारी की। तो इस बार जो सेक्शन जो 2020-21 का है, तो राजस्थान बोर्ड के अंदर जो कक्षा 10 और 12 को छोड़ करके बाकी सभी कक्षाओं के अंदर जो NCERT पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम लागू हुआ है। तो उसी पाठ्यक्रम की ये बुक्स है, आप देख सकते हो। इससे सिंपलीफाई इस वेबसाइट पर जा कर के भी NCERT की आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मार्केट से आपने परचेस की है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। क्योंकि जो ऑनलाइन कॉपी की अपेक्षा जैसे हमारे पास बुक से पढ़ना अच्छा रहता है और उससे हमारी आँखों पर भी और हमारे दिमाग के उस पर भी दबाव कम पड़ता है और जो हमारा माइंड है वो भी अपसेट्स कम होता है। तो अच्छी तरीके से आप वहाँ से देख लें जहाँ से भी आपको प्राप्त हो। अब देखेंगे इसकी जो ये विशेष सूची है, यानी इसमें आपके अध्याय कितने हैं वो आप देख सकते हो। पहला अध्याय है कैसे कब और कहाँ। दूसरा है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथा है आदिवासी दिक्कू एवं स्वर्णयुग की कल्पना। पांचवा है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी 1857 की क्रांति और उसके बाद की बातें। फिर छठा है बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। सातवां है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। आठवां है महिला जाति एवं सुधार। नौवां है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से के दशक से 1947 तक। और 10वां पार्ट है स्वतंत्रता के बाद, यानी कुल आपके 10 पार्ट। ये थोड़ी RBSC की जो अभी तक का जो पाठ्यक्रम था उसके मुकाबले ये थोड़ा पाठ्यक्रम अलग है, पढ़ने का तरीका भी अलग है और इसमें आपको जो पढ़ने को मैटर मिलेगा और उसमें भी काफ़ी भिन्नता है। तो इन सबसे आप इसमें परिचित होंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेस 58 पर स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दें और लाइक करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके। ये कक्षा 8 के जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे, चाहे वो NCERT बोर्ड से कर रहे हो या राजस्थान बोर्ड से, किसी से भी जहाँ NCERT पाठ्यक्रम लागू है उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। और मेरा प्रयास रहेगा, यूट्यूब पर खूब सारे इससे संबंधित वीडियो अपलोड है, लेकिन उन सब से हट कर के और आपको वास्तविक ज्ञान की जो अर्जन है अहर्ता वो आपके अंदर अर्जित करवाना और आपका जो दिमागी कौशल या बौद्धिक कौशल जिसे कहते हैं उस कौशल को विकसित करना है। तो उसका मैं पूरा प्रयास करूँगा और उसमें मैं कितना सफल होता हूँ और कितना असफल होता हूँ उसका जवाब आप सबके जो प्रतिक्रिया आएगी, यानी आप जो कमेंट करोगे उन कमेंट के आधार पर निर्भर रहेगा। तो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। ये जो चित्र आपके सामने आप नीचे देख सकते हो, पूना के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट। तो उस समय का जो चित्र है, उस समय के जो अधिकांश चित्र हैं वो अंग्रेजी जो चित्रकार थे उन्होंने बनाए थे। तो उन्होंने अपने चित्र के अंदर जो यूरोपीय प्रभाव है उसकी उच्चता को उन्होंने हमेशा प्रदर्शित किया। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हो, जो यहाँ पेशवा जी ये जो बीच में बैठे हैं, यहाँ पर ये जो पेशवा जी और यहाँ पर ये ब्रिटिश जो प्रतिनिधि है, वो ब्रिटिश जो रेजिडेंट है वो रेजिडेंट इनसे क्या कर रहे हैं, पुनः दरबार के अंदर संधि पर हस्ताक्षर करवाने आए हुए
और इनके पीछे यहाँ पर भी ये अंग्रेज बैठे हुए, इस साइड भी अंग्रेज और उनके ये सहयोगी बैठे हुए, और ये सारा बाकी जो इनके पेशवा से संबंधित जो मराठा सरदार हैं और उनसे संबंधित जो सिपाही आदि वो बैठे हुए। तो इन चित्र भी काफ़ी कुछ कहते हैं कि आखिर उस तरीके की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, लोगों की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया थी। यानी यहाँ स्थिति ये है कि जो पेशवा वो ऊंचे स्थान पर बैठा है, जबकि जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे बैठे हैं, ये सारे ये ब्रिटिश रेजिडेंट है, और इसके साथ ये अन्य आए प्रतिनिधि भी यहाँ पर क्या हुए, नीचे बैठे हुए हैं, जो उनके बाकी सरदारों के समकक्ष हैं। लेकिन बाद में स्थिति जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसके बाद स्थिति इससे ठीक उलट हो जाती है। यह है पहला पार्ट। अब हम पहले पार्ट को प्रारंभ करेंगे। इसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। बहुत ही अच्छा है पार्ट है, और इसके अंदर हालांकि थोड़ा सा पहले पार्ट के अंदर जो इंट्रोडक्शन यानी जो बेसिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा है। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें में हैं इसके अंदर, तो उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा या गोल घेरा कर दूंगा, तो उनको आप नोट्स के रूप में लिख दिया करें। तो पहला हमारा इसके अंदर देखेंगे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, यानी तारीखें क्या है और वो कितनी महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम देखेंगे। अब देखो तारीखें यानी जिससे हम इंग्लिश में कह सकते हैं डेट्स। अब डेट क्या है, अब इतिहास आप पढ़ते हो तो हमेशा आपके सामने डेट्स, बस रट्टा मारो ये याद करो, तो वही प्रतिक्रिया, यानी केवल तारीखें ही इतिहास नहीं है, उससे भी हटकर है इतिहास कुछ और। लेकिन अब तक हमें ऐसा पढ़ाया गया है कि वो केवल तारीखों के बारे में ही बताया गया, उनसे संबंधित, तो उससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया था। तो उसमें बताया कि एक वक्त था ना, थोड़ा इसको मैं झूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, और उससे पहले इस चित्र को हम देख लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो कि ये हिंदुस्तान, और ये जो किसने बनाया था ये भी आप यहाँ देख लीजिए, ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है जो 1782 में बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। यानी उन्हें ऐसा लगता था कि चित्रों के माध्यम से जो ब्रिटिश प्रभुत्व है वो भारतीयों पर दिखाया जाए, और इसी तरीका का प्रयास उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से किया। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण यानी अपनी इच्छा से ही स्वतः अपने आप प्राचीन पवित्र जो ग्रंथ है वो ब्रिटिश सत्ता की जो प्रतीक है ब्रिटेनिया, आप देखो जहाँ भी हो, जैसे माता कहते हैं वैसे ही यहाँ भी जो ब्रिटिश के अंदर यानी जो नारी रूपक दिया गया, जो राष्ट्रीयता है उस राष्ट्रीयता की पहचान हमेशा हर देश के लिए नारी रूपक के रूप में दी गई। वैसे देखो फ्रांस की क्रांति के समय भी वहाँ नारी रूपक दिया गया, जर्मनी के अंदर भी जैसे जर्मेनिया थी वहाँ के एकीकरण, तो ऐसा ही जो राष्ट्रीयता की भावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमेशा किसी मात्र शक्ति को संगठित किया गया। वैसे ये ब्रिटेनिया है वहाँ की, तो उसको सौंप रहे, और वे मानव भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए ब्रिटेनिया को आने की प्रार्थना करें। तो इस तरीके से यहाँ रेनेल ने जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को कमतर आंकने और ब्रिटिश संस्कृति को उच्चतर सिद्ध करने का प्रयास इस जो चित्र इसके माध्यम से किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ सभी तरीके से ये इस तरीके से, ये जो इस साइड में ये ब्राह्मण खड़े, ये बीच में ये जो ब्रिटेनिया है, और यहाँ पर देखो इस ब्राह्मणों की जो झोली डंडा वो यहाँ पर गिरे हुए नीचे डाल के इन्होंने रखे, ताकि एक तरीके से दिखाया कि ये समर्पण, और साथ में इन ब्राह्मणों को देखो पुस्तक देते समय इनको झुककर बताया गया है, यानी ये क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि भाई आप आइए और हमारे शास्त्रों की रक्षा कीजिए। और साइड में आप इस साइड में आप देख सकते हो ये अंग्रेज किस टाइप से कैसी मुद्रा के अंदर प्रचलित है। तो यानी अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर क्या हुआ, केवल जो ताकत के बल पर ही अधिकार नहीं जमाया, बात इसके अलावा उन्होंने वैचारिक रूप से भी भारतीयों को कमतर आंकने का, भारतीयों की जो वैचारिकता है यानी भारतीयों की जो दिमागी कौशल या कैसे बौद्धिक जो चिंतन है उस चिंतन को भी इन्होंने अवरुद्ध करने का कार्य किया है। यानी भारतीयों के दिमाग के अंदर ऐसा घुसा दिया जाए कि वो हमेशा से अपने को हीन माने, है ना। तो वैसी दृष्टिकोण यहाँ से इन्होंने करने का प्रयास किया है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई यानी वो शासक बना, कब कौन सा युद्ध हुआ यानी लड़ाई हुई, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस होती रहती थी।
बहस का मतलब इन्हीं पर चर्चाएं चला करती थी कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। आम समझ यानी लोगों के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय, जैसा हम भी मानते, आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाइए। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल ही गलत है। इतिहास केवल तारीखों में नहीं है। इतिहास इससे, तारीखें तो उसका केवल एक घटक है, एक भाग है। इतिहास तो इससे बहुत अलग है। और इसके लिए मैंने, अगर आप भी आगे बड़े होकर या जो भी तैयारी करें वो आईएएस की अगर तैयारी करने जाते, जैसे राजस्थान बोर्ड में तारीखों को बहुत महत्व दिया जाता, लेकिन जो आईएएस की एग्जाम्स होती है उसमें तारीखों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। उसके अंदरूनी समझ को, अंदरूनी कॉन्सेप्ट को और बाकी जो प्रीवियस है उनसे समझो। आगे हम देखेंगे क्या क्या इन तारीखों के अलावा है इनमें, उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो चीज़ें ही महत्वपूर्ण होती है। और बाकी हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी विविधता आए और बाकी जैसे राजस्थान बोर्ड आदि जो भी है जहाँ पे तारीखों को ज़्यादा महत्व दिया जाता हो सके, वहाँ भी सरकार है या वो बोर्ड समझ ऐसा निर्णय ले ले कि इन तारीखों को महत्व कम दे। तारीखों का महत्व है क्योंकि तारीखों से ही विभाजनकारी समय प्रारंभ हुआ, लेकिन वो एक फिक्स तारीख को नहीं हुआ, उसके पीछे काफ़ी सारा रीजन भी रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय में आने वाले बदलावों के द्वारा, यानी ये एकाएक नहीं होता। जैसे आप 1857 की क्रांति ले लो या उससे पहले की कोई घटना या बाद की, तो ये सारी परिस्थितियाँ एकाएक नहीं हुई, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजन रहे। उन रीजन के बारे में आकर के एक समय ऐसा आता है कि जब वो सामने हो जाता है। जैसे ज्वालामुखी होती है तो ज्वालामुखी जब फटती है तभी हमने दिखता है कि ये ज्वालामुखी फटी है, जबकि उसके पीछे भूगर्भ के अंदर काफ़ी सारे समय की कई सारे क्रियाकलाप उसके अंदर रहते हैं। और उसके कारण ही फिर एक समय ऐसा आता है कि जब धरती की सहनशक्ति समाप्त हो जाती है, तब वो क्या करती है, ज्वालामुखी के रूप में जो अपने अंदर जो लावा, गैसेस, धूलकण वगैरह होते हैं उसे बाहर फेंक देती है। तो वैसे ही ये सारी घटनाएं होती है, वो काफ़ी सारी पिछली घटनाओं का कारण होता है, काफ़ी सारे समय से वो चली आ रही है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट या जिसे अति पॉइंट कहते हैं तो वो आ जाता, तो उस समय क्या होता है, उसका गुबार फूट जाता। वो सारी चीज़ें इसमें हैं। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत मतलब जो बीता गया समय, जो बीत चुका भूत कह सकते हैं, उस समय से संबंधित है। किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बातें करने, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या होगा, इन सभी, वर्तमान जो प्रेजेंट समय हमारा चल रहा है, जो अभी का समय, वो इसके अंतर्गत आता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो यानी दैनिक जीवन हम जीते हैं, उस ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर भरोसा हमेशा ऐतिहासिक भरोसा करते हैं और हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, क्योंकि हमारे आस पड़ोस की चीज़ें घटती रहती है, तो उसके अंदर हमें कोई न तो बदलाव दिखाई देता है, न प्राचीनता से संबंधित हम उसमें आश्चर्यचकित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, यानी स्वाभाविक, ये तो ऐसी थी, ऐसे चली आ रही है, तो उसको मानकर हम चलते। मानो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय हमेशा परिवर्तनशील रहा है और वो आगे भी रहेगा, और सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं, सब कुछ बदलती रहती है। और इस बदलावों का अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास। इतिहास क्या, इन बदलावों का ही अध्ययन है कि क्या बदलाव हुए, कैसे हुए, इनसे मानव सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे मानव सभ्यता को क्या सीख मिली, और क्या उसने उसमें गलतियां की, क्या अच्छी बातें थी उसमें। इन सभी बातों का अध्ययन ही तो इतिहास है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभा मतलब आश्चर्यचकित रह जाते हम कि आखिर ये हुआ कैसे। उससे संबंधित हमारे दिमाग के अंदर कई सारे प्रश्न आने लग जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का हम उत्तर खोजने लगते हैं, और जब उनका उत्तर खोजने लगते हैं तब क्या होता है, कुछ नई चीज़ सामने आती है। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ही ऐतिहासिक होते हैं कि आखिर इनका परिप्रेक्ष्य क्या रहा, ये चीज़ कब से प्रचलन में आई। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ चाय नहीं हुआ करती थी। आप देखते हो कि जब पुर्तगाली आए या अंग्रेज आए, उस समय से ही, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जब यूरोपीय लोग आए तो वो अपने साथ चाय लेकर आए, वो मिर्ची लेकर आए, वो अनानास लेकर आए,
वो काजू लेकर आए और वो तंबाकू लेकर आए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन विदेशी लोगों के आने के बाद भारत में आई। तो उनसे पहले क्या हुआ होगा, कैसे हुई होगी सारी चीज़ें, और आए तो वो कब से प्राप्त। जैसे हम चाय की बात करते हैं तो चाय के अंदर भी भारत के अंदर जो अंग्रेजों के आने के बाद और लगभग 19वीं सदी के अंदर इसके यानी 1850 ईस्वी का जो दशक था उसके बाद जो चाय के उद्योग है उनका विकास हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं, उनका चलन होता है। और जब इतिहास हम खोजने चलते हैं तो फिर उसके पीछे काफ़ी सारे रीजन है और उसके रीजन का, और ये जो मैंने बात आपको चाहे 1800, ये भारत की बात है, विश्व की बात तो और है। तो इन सारी चीज़ों को आप जैसे ही खोजने के लिए चलोगे तो ये धीरे धीरे इनके पीछे आपको जाना होगा। और इससे संबंधित मेरा दूसरा चैनल है स्टडी 58, उसके अंदर जाइए। उसके अंदर जो मैंने जो पीछे जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उससे संबंधित आप देख सकते हैं जब कृषि का प्रारंभ हुआ था, कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ, मानव कैसे उसकी तरफ प्रवृत्त हुआ, उसके बारे में आप समझिए। तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कैसे मानव ने जो छोटे छोटे अपने आप उगने वाले पेड़ पौधों को अपने काम का बनाया था। फिर आप रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर निकलते हुए या कह सकते हो आप झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, रेलगाड़ी आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कैसे कर पाते थे। तो ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और आज से कुछ समय पहले आपने चलो नहीं, लेकिन हमने तो देखी है कि जब लोग बैलगाड़ियों के द्वारा या ऊंट गाड़ियों के माध्यम से या घोड़े के माध्यम से, ऐसे यानी जो पशुओं पर आधारित जो साधन होते थे उनके माध्यम से, वैसे बैलगाड़ियां वर्तमान में भी आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन बहुत कम मात्रा में, लंबी रूट की नहीं होती यात्राएं। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें पहले इनके माध्यम से हुआ करती थी और उस सफ़र में काफ़ी सारा समय लगता था और उनकी एक क्षमता होती थी, यानी वो अपनी क्षमता से ज़्यादा यानी जो बड़ी भारी वस्तुओं का क्या होता था, आवागमन नहीं हो पाता था। लेकिन आप जब देखते हो को रेलगाड़ी आ गई बड़ी मात्रा में, एक पूरी लाइन की लाइन लोहे के डिब्बों की, और उसमें बहुत सारे हज़ारों की संख्या में यात्री यात्रा कर सकते हैं और हज़ारों लाखों की टन में उसमें वजन को ढोया जा सकता है। तो इसकी हम जैसे रेलगाड़ी की हम बात करेंगे तो जैसे ही जॉर्ज स्टीफन ने 1814 ईस्वी के अंदर क्या किया था, अपना जो रेल का जो इंजन होता उस इंजन का आविष्कार, जो भाप का इंजन कहते हैं या इसका इंजन था, वो थोड़ा उससे अलग था, जो स्टीफन इंजन कहते हैं ये इंजन था। इस इंजन के माध्यम से क्या हुआ था, रेलगाड़ी चलाई गई थी। पहली रेलगाड़ी कहाँ पर 16 अप्रैल 1853 को तो ये भारत के अंदर चली गई थी। ये 1825 की बात है जब लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटाउन तक पहली रेलगाड़ी विश्व के अंदर चलाई गई थी। तो उस बात से क्या होता, हमारे जहन में होता कि आखिर ये पीछे कहाँ से। और उसके बाद भारत के अंदर देखें तो भारत में 1850 के अंदर जो मुंबई से ठाणे के बीच में रेलगाड़ी चलाने के लिए या कह सकते हैं हम उसकी लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ और फाइनल रूप से भारत के अंदर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच में, मुंबई से ठाणे के मध्य ये चलाई गई थी। तो इस तरीके की बातें हम इसके अंदर पाते हैं। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों की चीज़ों की जानकारी कैसे प्राप्त होती थी या कैसे मिलती थी। अब देखो अखबार की बात आ गई तो सबसे पहले देखो हम कागज़, अखबार यानी कागज़, तो कागज़ का सबसे पहले आविष्कार चीन की सभ्यता ने किया था, यानी चीन के अंदर हुआ था। इसके बाद में हम जब मेसोपोटामिया की विश्व इतिहास के अंदर हम जाते हैं तो मेसोपोटामिया से संबंधित यानी इससे पहले भी मिस्र की सभ्यता हुई। मिस्र की सभ्यता के अंदर लोग जो पेपिरस नामक एक पौधा होता था उसके पत्तों के ऊपर सरकंडे की कलम से लिखा करते थे। उससे आगे की बात करें तो भारत के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस या मुद्राणी जिसे हम कहते हैं वो सबसे पहले 16वीं सदी के अंदर पुर्तगाली लेकर आए थे। इसके बाद में फिर जब अंग्रेज आए तब श्रीरामपुर के अंदर क्या हुआ था, इसकी अच्छी तरीके से जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना हुई और फिर धीरे धीरे अखबारों का और पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो जो आज हमें पढ़ने को सर्वसुलभ हो जाते, तो ऐसे हर चीज़ का क्या है, अपना अपना इतिहास है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ से थोड़ा इसको झूम कर लेते हैं ताकि आपको पता। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें ये सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये बहुत लंबा एक युग होता है। उस युग के अंदर हम देखते हैं कि किस युग में कितना क्या परिवर्तन आया है। कई बार ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है।
जो लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना नहीं शुरू कर दिया, इसके लिए भी बहुत ही लंबा समय लगा। इसका स्वाद धीरे धीरे ही लोगों की जुबान पर चढ़ा। यानी कोई भी चीज़ आती है तो इस तरीके से चाय के बारे में हमने देखा। इन तरीके की जो प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि हम नहीं कह सकते। अगर आप इसके लिए कोई निश्चित तिथि की बात करेंगे तो वो तिथि हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ये तिथि हो सकती है। इसके लिए काफ़ी सारा समय लगता है। उस समय के अंदर हर चीज़ अपने आप प्रोसेस में रहती है और धीरे धीरे उस चीज़ अपने जो वास्तविक है उस अस्तित्व में आ जाती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। यानी हम जैसे देखते हैं कि ब्रिटिश लोग, हम मानते हैं कि 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, उससे पहले 1757 का जो प्लासी का युद्ध, कई लोग प्लासी के युद्ध के बाद में इसको बताते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। और जो 1764 के अंदर जो बक्सर का युद्ध हो जाता है, उस बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी को जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है 1765 के बाद, तो उसके बाद का समय ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के लिए मानते हैं। लेकिन अंग्रेजों, आपको जानने से ये बहुत ही आश्चर्यचकित हुए होंगे कि अंग्रेज इससे पहले यानी 1608 ईस्वी से ही, जहांगीर के समय से अंग्रेज भारत आ चुके थे। और पुर्तगाली तो इससे बहुत ही पहले समय तक, यानी वो 15वीं सदी के अंत में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आ चुका था। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे एक समय के हिसाब से बाद में इन्होंने अध्ययन किया। तो उसके लिए एक निश्चित तिथि स्थापना करना संभव नहीं है। इसके लिए काफ़ी सारा समय लगा। वैसे ही हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें या राष्ट्रीयता की बात करें तो हमें राष्ट्रीयता का उभार 1905 की जो घटना होती है, बंगाल का विभाजन, उसके बाद हमें उभार के रूप में देखने को मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए भी उससे पहले की, यानी जब अंग्रेजों का 1757 से लगा करके जो इस दरमियान जितनी भी घटनाएं हुई, वो सारी घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का विकास हुआ। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन यहीं से प्रारंभ नहीं हो गया कि 1905 यहाँ से स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन के बाद कार्मिक रूप से और आंदोलन आए और धीरे धीरे आते हुए आगे उसकी पहचान, क्योंकि ये आंदोलन एक जो स्वदेशी आंदोलन था, प्रारंभ में बंग भंग आंदोलन चला, ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे आंदोलन चले और फिर कांग्रेस के जो नेतृत्व में, या कह सकते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बहुत सारे आंदोलन चले, जिसमें पहले क्षेत्रीय विशेष के आंदोलन थे, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे चंपारण किसान आंदोलन हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से, या अहमदाबाद की जो मिल मजदूरों की हड़ताल हो, इन सबसे लोगों के अंदर जागृति आई। और फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक समय के हिसाब से एक राष्ट्रीय आंदोलन चले थे। यह 1857 की क्रांति है, तो वो भी कोई एकाएक नहीं हुई, काफ़ी समय से और कई सारी घटनाओं का और समायोजन था। ऐसे में सिर्फ एक अवधि की ही बात, यानी अवधि मतलब समय होता है, एक निश्चित समय हम नहीं कह सकते, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए। तो उसके लिए बहुत सारा, जैसे कि आप छोटा सा, बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि ये बहुत सारे समय की, अब जैसे बारिश आ गई तो ये एकाएक नहीं आ गई, इसके लिए काफ़ी सारे परिस्थितियाँ हैं। जब गर्मी मौसम में पड़ती है, गर्मी का उबाल होता है, और कुछ क्षेत्रों में जो निम्न वायुदाब होता है, कुछ में उच्च वायुदाब होता है, जिसके माध्यम से समुद्र का जो पानी है वो वाष्प के रूप में बदलता है, फिर संघनन होता है। फिर बारिश के लिए काफ़ी सारी जो उसके अनुकूल परिस्थितियाँ होती वो जिम्मेदार होती। तो इस तरीके की उसमें हवाओं का संयोजन, तापमान का, तो बहुत सारे संयोजन होते हैं, इनमें जिम्मेदार होते हैं। वैसे इन सारी घटनाओं के बीच में भी बहुत सारे संयोजन हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इनके लिए हम एक निश्चित तिथि नहीं, हाँ खास बदलाव होता है कि भाई आज बारिश हुई है, तो बारिश होने के बाद हम बदलाव हम देख सकते हैं, जिनसे जुड़ी सारी चीज़ें, हरा भरा माहौल हो जाता है, जैसे मेढक टर्राना शुरू कर देते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमें बदलाव उस दिन से प्रारंभ करते हैं। लेकिन उसके पीछे की काफ़ी लंबा वक्त लगता है।
तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते? अब देखो, आप कहते हो न तो मैं इस तथ्य का खंडन करता हूँ कि तारीखें जरूरी नहीं है, लेकिन यह कह सकता हूँ कि इतिहास ही जो तारीखें ही क्या वो इतिहास नहीं है, इनसे अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इस जुड़ाव की एक वजह एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया। ताज मतलब उसको जो मुकुट होता है वो मुकुट पहनाया गया, यानी किस दिन उसको सिंहासन पर बिठाया गया, यानी उसका राज्याभिषेक हुआ, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, और कौन से साल में उसने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें वो जीता हारा, क्या हुआ उसके बारे में, वह कब मरा था, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरीके की घटनाओं की जानकारी हम इतिहास के अंदर प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है कि वो कब शासक बना, कब उसकी मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, इसके लिए जो निश्चित तिथि है वो बताई जा सकती है। और इस तरीके के इतिहास में तिथियों का महत्व भी बना रहता है। जब हम देखते हैं महाराणा प्रताप कब शासक बने, अकबर कब बादशाह बना, तो ऐसी तिथियों की एक निश्चित तिथि हम बता सकते हैं। लेकिन अब अकबर शासक बना तो उसके पीछे का बहुत सारा समय लगता है, तो वो काफ़ी निश्चित, उसके बारे में हम निश्चित तौर से नहीं बता सकते। जैसा कि पहले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। यानी अभी केवल तारीखें नहीं, उनके कार्य, उनके द्वारा आए बदलाव, उनसे जो आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक या वो सांस्कृतिक हैं या सामाजिक हैं, उन सभी मुद्दों के ऊपर अब बात होने लगी है। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, यानी उनका काम क्या था, किस तरीके से अपनी आजीविका चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, यानी वो अनाज था तो क्या था, गेहूँ था, चावल खाते थे, मक्का था, क्या था, है ना, वो क्या खाते थे, उन सारी चीज़ों क्या खाते थे और क्या उपजाते थे उनके बारे में। शहर कैसे बने और बाजार किस तरीके से फैले। तो शहर बनना भी कोई एकाएक संभव नहीं हुआ, इनके लिए भी समय लगा। और फिर बाजारों का विकास कैसे हुआ, क्योंकि प्राचीन समय में तो ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं कि बाजार का विकसित हो, तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें। फिर रियासतें कैसे बनी, नए विचार कैसे पनमे, और संस्कृति और समाज किस तरीके से बदले। धीरे धीरे आप देखते कि पहले के और आज के समाज और हमारी संस्कृति, हमारा आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, इन सारी में बदलाव जो समयानुसार किस तरीके से आए, वो सारी चीज़ें अब इतिहास के अंदर देखी जाती है। तो कैसा लगा आज का चैप्टर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम नई चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे। और थोड़ा सा एक ये विज्ञापन हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जो आप देख सकते हो, ये एक ऊपर लिखा है लिप्सन, जो टी यानी चाय का विज्ञापन है। देखो, विज्ञापन कोई भी, चाहे प्राचीन समय में हो चाहे वर्तमान समय में, उसका प्रभाव लोगों को तय करना, यानी लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। इसमें आप देख सकते हो पीछे एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है और एक शाही घोड़े पर जो ब्रिटिश राजकुमार है वो, यानी शाही परिवार का सदस्य जो सवार है। तो इसमें आप पढ़कर भी पता कर सकते हो कि विज्ञापनों से भी पसंद और नापसंद तय होती थी। पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती थी कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरीके से तैयार हुए और किस तरीके से नई रुचियां चलन में आई। ऐसे वर्तमान में भी टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं। तो विज्ञापन इस तरीके से होते हैं कि लोगों के विचारों को बदलाव करें, उन्हें इसके लिए प्रेरित करें कि वो क्या करें, उन चीज़ों को अपनाएं और उनके अंदर क्या हो, बढ़े, यानी अपने को क्या हो, वो चीज़ें अपनाकर वो अपने को बड़े व्यक्तियों के अंदर शामिल करें। तो 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए ये विज्ञापन इस बार की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इसलिए बाकी लोगों को भी लगता है कि शाही परिवार के लोग, यानी वो तो हमेशा क्या अच्छी चीज़ें ही पिया करते हैं, उनके लिए क्या कमी है, तो हम भी क्या हो उसी चीज़ को, यानी उसी चाय को पिए, उसी चीज़ का क्या करें, उसी वस्तु का उपयोग करें। इस तस्वीर के पीछे एक तरफ भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तो तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर, या इसे कहते हैं राजकुमार आर्थर, जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की भी पदवी दी गई थी, ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये विज्ञापन भी काफ़ी कुछ कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसे देखेंगे, कौन सी तारीख है, वो कितना जल्दी आएगा, ये सब आपकी प्रतिक्रियाओं के ऊपर निर्भर रहेगा।
तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।